बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज 2027 की फ़्री ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन जारी है, जो हज का पहला मरहला होता है और करीब 3 लाख से ऊपर ज़ायरीन ने इस वक्त हज 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दी है। दूसरा मरहला शुरू होने को ही है और वहाँ से शुरू होगा असली मरहला, क्योंकि अभी तो रजिस्ट्रेशन फ्री है और काफ़ी सारे ज़ायरीन ने रजिस्ट्रेशन करवा दी है। अगले मरहले में चूँकि पहली किस्त मांगी जाएगी, लिहाजा इसमें काफ़ी सारे ज़ायरीन जो हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। सो मैं अपने हज 2026 के तजर्बे की रोशनी में ये बताऊंगा कि आगे के मुमकिना मराहिल क्या हैं। इन मराहिल में थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली होगी हज 2027 में भी। हज रजिस्ट्रेशन के पहले मरहले के बाद आएगा दूसरा मरहला, जब हुकूमत ये तय करेगी कि हज की टोटल फ़ीस कितनी है और ये कितनी एक साथ में पैसे जमा करवाने हैं। यहाँ पर एक बात याद रहे कि हज उसकी 2 इकसाम हैं, एक है सरकारी हज और दूसरा है प्राइवेट हज। सरकारी हज जो है उसकी भी 2 इकसाम हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, यानी कि 40 या उससे ज़्यादा दिनों के लिए जा रहे हैं, या शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं जो करीब 25 दिन बनते हैं। सन 2026 में लॉन्ग टर्म हज की फ़ीस थी 11.5 लाख रुपए, जिसमें से पहली किस्त जो है वो 5 लाख रुपए मांगी गई थी और दूसरी किस्त जो है वो 6.5 लाख रुपए मांगी गई थी। पहली किस्त जो है वो तकरीबन अगस्त के महीने में जमा करवाई थी मैंने, और दूसरी किस्त जो है वो नवंबर के महीने में जमा करवाई थी। इसी तरह जिन्होंने शॉर्ट हज पे जाना था उनकी टोटल हज की फ़ीस जो थी वो 12 लाख रुपया थी। सो अगला कॉमन और ऑब्वियस क्वेश्चन ये है कि ये जो हुकूमती पैकेज है 11.5 लाख का या 12 लाख का, इसमें क्या क्या कुछ शामिल है। 2026 के हवाले से बात करूँ तो जी पैकेज में सब कुछ ही शामिल है। इस पैकेज में एयर टिकट भी शामिल है, उसके अलावा इस पैकेज में मदीना की रिहाइश भी शामिल है, मक्का की रिहाइश भी शामिल है। मदीना से मक्का जाना हो या मक्का से मदीना जाना हो, ये ट्रैवलिंग भी शामिल है, और सबसे बढ़कर ये कि 3 टाइम का खाना भी शामिल है, नाश्ता भी, दोपहर का खाना भी और रात का खाना भी। सो मेरे हिसाब से पैकेज काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है और इसमें सब कुछ ही शामिल है, और आपको एयरपोर्ट से वापस एयरपोर्ट तक लाने की ज़िम्मेदारी हुकूमत की होती है। बाकी हज फ़्लाइट ऑपरेशन की अगर तरतीब के हवाले से बात की जाए तो ये हज फ़्लाइट ऑपरेशन तकरीबन 1 माह जारी रहता है। जिन लोगों की बारी पहले 15 दिनों में आती है वो पहले मदीना जाते हैं, 8 दिन मदीना में गुजारते हैं और फिर उनको मक्का ले जाया जाता है। वहाँ पे वो उम्रा की अदायगी के बाद इंतज़ार करेंगे अयाम हज का, और फिर हज के अयाम के दौरान हज करेंगे और उनकी वापसी जद्दा एयरपोर्ट से होगी। जबकि जिन लोगों की बारी आखिरी 15 दिनों में आती है वो लोग पहले जद्दा जाते हैं, वहाँ से उनको मक्का ले जाया जाता है। उम्रा की अदायगी के बाद वो अयाम हज का इंतज़ार करते हैं। हज की अदायगी के बाद जब उनकी वापसी के 8 दिन रह जाएंगे तो उनको मदीना ले जाया जाता है और फिर मदीना एयरपोर्ट से उनकी वापसी होती है। ये तरतीब है जो लोग लॉन्ग हज पे जाते हैं। जो लोग शॉर्ट हज पे जाते हैं तरतीब उनकी भी यही है, लेकिन उनके मदीना में दिन जो हैं वो 8 नहीं होते, वो तकरीबन 4 या 5 दिन होते हैं। बाकी रिहाइश की जहाँ तक बात की जाए तो मदीना में स्टार होटल्स में ठहराया गया था। 200 मीटर के अंदर अंदर मेन मरकज़िया में ही जो लोग भी ठहरे, मेरी इतलात के मुताबिक तो सबको 200 मीटर के अंदर अंदर या 300 मीटर के अंदर अंदर, यानी कि पहले मरकज़िया में ही स्टार होटल्स में ठहराया गया था, जबकि मक्का में बिल्डिंग्स में ठहराया जाता है। मुझे अजीज़िया मोहल्ले में ठहराया गया था, इसके अलावा जरवाल भी है और बथा कुरैश भी है। और उसके बाद जब आप मिना में जाते हैं तो वहाँ तो वैसे ही खैमों में रहना होता है, और मुज़दलिफ़ा में तो रात खुले आसमान तले ही गुजारनी होती है। बाकी इस सवाल का जवाब देना खासा मुश्किल है कि प्राइवेट हज पे जाना बेहतर है या सरकारी हज पे जाना बेहतर है, लॉन्ग हज पे जाना बेहतर है या शॉर्ट हज पे जाना बेहतर है। इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर बंदे का या हर ज़ायर का अपना मुख्तलिफ तजर्बा है। क्योंकि जब आप 2 लाख लोगों के साथ पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं और तकरीबन 15 से 20 लाख लोग जो हैं वो पूरी दुनिया से हज के लिए ट्रैवल करते हैं। सो कम्युनिटी लिविंग में चाहे आपने 24 दिन रहना हो या चाहे आपने 40 या उससे ज़्यादा दिन रहना हो, सो हर वक्त हर तरह की सहूलत मुयस्सर हो, ये मुश्किल है। बाकी अगर आप मुझसे मेरा तजर्बा पूछें तो मदीना में मेरी रिहाइश बहुत ही अच्छी थी।
مکہ میں میری رہائش اچھی تھی، جبکہ منی کی رہائش کے چیلنجز اپنی جگہ موجود ہیں۔ باقی میرے تجربے کے مطابق دو بڑی اہم باتیں ہیں کہ ایک، آپ کون سی عمر میں حج کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ آپ کس ایج بریکٹ میں ہیں جب آپ حج کرنے جا رہے ہیں، اور نمبر 2، آپ کی فزیکل فٹنس کتنی ہے، جسمانی طور پہ آپ کی فٹنس کتنی ہے۔ کیونکہ جو لوگ عمرہ پہ بھی گئے ہیں یا جو لوگ حج پہ پہلی دفعہ جا رہے ہیں، مکہ میں بہت مشقت ہوتی ہے۔ طواف کے حوالے سے بولیں یا حرم اتنا ایکسٹینڈ ہو چکا ہے کہ آپ کو اگر حرم کے اوپر بھی رہائش دے دی جائے یا حرم کے مرکزیہ میں بھی رہائش دے دی جائے تو کافی سارا پیدل چلنا پڑتا ہے۔ مکہ میں پیدل چلنے کے چیلنجز اپنی جگہ موجود ہیں، چاہے آپ عمرے کے لیے جا رہے ہوں یا حج کے لیے جا رہے ہوں۔ باقی حج کے جو پرٹیکولر چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے اور جو مشکلات ہیں جن پہ حکومت کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور زائرین کو بھی ذہنی طور پہ ان کے لیے تیار رہنا چاہیے، ان کے لیے میں تفصیلی ویڈیوز بناؤں گا۔ مثال کے طور پہ مکہ میں اپنی رہائش گاہ سے حرم تک جانے کا جو چیلنج ہے، جو 2 بسیں تبدیل کر کے جانا ہوتا تھا 2026 میں، ایک بس جو ہے وہ آپ کو رہائش سے اٹھاتی تھی اور ایک سٹاپ پہ اتارتی تھی اور پھر وہاں سے حرم شٹل سروس چلتی تھی۔ جو بزرگ زائرین ہوتے تھے یا جو لوگ ویل چیئر پہ ہوتے تھے ان کے لیے یہ خاصا بڑا چیلنج ہے، کیونکہ شروع کے دنوں میں تو یہ ٹریول ٹائم تقریباً 30 منٹ سے لے کر 45 منٹ تک تھا، لیکن جوں حج کے ایام قریب آتے ہیں اور مکہ میں زائرین کا رش بڑھتا ہے تو یہ ٹریول ٹائم جو ہے یہ 1.5 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک بھی ایکسٹینڈ کر گیا تھا۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ 2027 کی پالیسی میں اس کا ضرور خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی جو چیلنجز ہیں وہ میں اپنی آگے آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ان کو ضرور کور کروں گا۔ اگر ایک کوئک اور ایک شارٹ سی ترتیب کی بات کی جائے تو ترتیب اس طریقے سے ہی ہوتی ہے کہ پہلے رجسٹریشن ہوتی ہے، اس کے بعد پہلی قسط، اس کے بعد دوسری قسط، اس کے بعد پہلی ٹریننگ، اس کے بعد دوسری ٹریننگ، اور پھر انشاءاللہ روانگی ٹو سعودیہ، آئدر مدینہ اور مکہ، اس کے بعد عمرہ، اس کے بعد ایام حج، اور اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ کوئک ترتیب تو یہی ہے۔ باقی یہ ہر ترتیب کے ساتھ کیا تفصیلات ہیں کچھ میں نے اس ویڈیو میں بھی کور کی ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ آنے والے ویڈیوز میں۔ باقی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا سوال ہو جس کو میں نے کور نہ کیا ہو تو وہ آپ اپنا کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اپنے تجربے کی روشنی میں اپنی معلومات کے مطابق اس کو ضرور ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا۔ باقی میری دعا ہے کہ جن لوگوں نے بھی حج 2027 کے لیے رجسٹریشن کروائی ہے، اللہ پاک ان کے لیے غیبی اسباب پیدا فرمائے اور ان کی اس خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچنے میں اللہ پاک ان کی مدد فرمائے اور ان کے سفر میں آسانیاں فرمائے اور اس کو قبول فرما لے، آمین۔ تمام زائرین کو بھی چاہیے کہ ذہنی اور جسمانی طور پہ اپنے آپ کو تیار کریں اور حج سیکھ کر حج کرنے جائیں تو حج کا لطف جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔